प्राची से मिलने के लिए कमरे की खिड़की से कूद के आया युग बहुत सारी बातें बना रहा था। तो प्राची ने कहा, बातें मत बनाओ, बताओ क्या काम है आपको? जरूरी है कि काम होगा तभी आऊंगा, कोई काम नहीं है, बस तुम्हें देखने चला आया, युग ने कहा। तो प्राची बोली, ठीक है, पर मुझे नीचे जाना है पूजा के लिए। और इतना कहकर पलटी तो युग ने उसका हाथ पकड़ा और फिर बोला, चली जाना, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा हमें तो तुम्हारे दीदार कर लेने दो, छोड़ो कोई देख लेगा। बस तुम हर बार यही कहती रहती हो, कोई देख लेगा, देख लेने दो, क्या डर है, देखना है तो देखने दो। अब हम होने वाले पति पत्नी हैं। हाँ, होने वाले पति पत्नी हुए हैं ना, अभी हुए तो नहीं है, तो जाने दो मुझे। ये कहकर प्राची ने युग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और भाग गई। अरे कब तक भागोगी, कभी ना कभी तो मेरे पास आओगी। और इतना कहकर मुस्कुराते हुए युग खुद भी विंडो के पास वापस लौट गया। प्राची नीचे आई तो रूही और आरव उसे देखते हुए बोले, अरे आ गई तुम, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? क्या हो गया था तुम्हें? उस दिन तो बेहोश हो गई थी, उसके बाद आज कैसे तबीयत खराब हो गई तुम्हारी? रूही ने प्राची को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा। तो प्राची अपने आप को संभालते हुए अपनी उंगली चटकाते हुए बोली, कुछ भी नहीं, वो बस थोड़ा सा सर भारी हो रहा था, इसीलिए आराम कर रही थी। अच्छा ठीक है, पर मैनेजर रीटा तुम्हें कब से फोन कर रही हैं? तुमने आज उनका कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? आरव ने कहा। तो प्राची फिर से जवाब देते हुए बोली, हाँ वो मैं सो रही थी, उनका कॉल आया, उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि उन्हें वापस कॉल कर लूं। मैं अभी जैसे ही फ्री होंगी तो कॉल कर लूंगी। ये कहकर प्राची वहाँ से चली गई। तो रूही आरव को देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है कि प्राची हमसे कुछ छिपा रही है? अब वो क्या छिपाएगी, तुम ना परेशान मत हो, ठीक है? तुम ज्यादा ही सोचने लगती हो, चलो यहाँ से। आरव रूही को पकड़कर उसे कमरे में ले गया और खुद बेड पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। रूही भी अपने हाथों से कंगन उतारते हुए आरव की ओर देखकर फिर से बोली, यार आरव, दीदी मुझे काफी टाइम से कॉल करके बुला रही हैं, मैं जा नहीं पा रही हूँ। बस रूही, जैसे ही प्राची की शादी खत्म होगी हम वापस चलेंगे। अब प्राची भी वहीं रहेगी और हम भी वहीं रहेंगे। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? दीदी से कह देना जल्दी वापस आ जाएंगे, आरव ने जवाब दिया। प्राची नीचे आई तो उसे आते देख स्मिता उसके पास आकर बोली, चलो प्राची, तुम्हारी शगुन की पूजा होनी है। और इतना कहकर स्मिता ने प्राची के सिर पर लाल रंग की ओढ़नी उड़ा दी। ओढ़नी उड़ाकर प्राची ने कदम आगे बढ़ाए और फिर एक पट्टे में जाकर बैठ गई और पंडित जी के साथ पूजा संपन्न करने लगी। शगुन की पूजा करीब 1 घंटे तक चली, जहां पंडित जी मंत्र फूंक फूंक कर पूजा संपन्न करवा रहे थे। वहीं प्राची केवल अमन के ख्यालों में खोई हुई थी। वो अपने हाथ में पान और नारियल लिए बस बैठी बैठी अमन के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि आज वो अमन को पा पाती। आज जिस तरह अमन ने उसे छुआ था और उसे देखा था, उसने प्राची को हद तक कमजोर कर दिया था। लेकिन वो जानती थी कि ना तो उसके रुकने का कुछ हो सकता है और ना ही किसी और के रोकने से कुछ हो सकता है। इसीलिए वो भी अपनी जिंदगी में समय के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। बेटा, ये कलावा नारियल पर बांध दो, पंडित जी ने प्राची से कहा। पर प्राची का ध्यान तो कहीं और ही था, इसीलिए उसने पंडित जी की बात नहीं सुनी और अपने आप में खोई खोई सी बैठी रही। तो उसकी मम्मी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा कहाँ खोई हो तुम? पंडित जी ने कहा है कि नारियल पर कलावा बांध दो, सुना नहीं तुमने? अपनी मम्मी की बात सुनकर प्राची एकदम होश में आई और उन्हें देखकर बोली, सॉरी मम्मी। और इतना कहकर नारियल पर कलावा बांधने लगी। बेटा अब इस नारियल को जाकर उस तुलसी के पेड़ के पास रख दो, पंडित जी ने कहा। तो प्राची अपनी जगह से उठी और नारियल पेड़ के पास रखकर फिर वापस वहीं बैठ गई। इसके बाद पंडित जी ने थोड़ी देर और पूजा की और फिर पूजा खत्म होने के बाद स्मिता प्राची को अपने साथ अपने कमरे में ले आई। प्राची स्मिता के कमरे में पहुंचते ही उसकी ओर देखकर बोली, क्या हुआ भाभी, आप मुझे ऐसे कमरे में क्यों लेकर आ गई? प्राची अब से 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। जी भाभी, प्राची ने नजरें झुकाकर कहा। तो ऐसे में हमारे यहाँ रिवाज होता है कि शादी से पहले दूल्हे की भाभी होने वाली दुल्हन को घर के सारे नियम, कामकाज, जिम्मेदारियां और दाम्पत्य जीवन की नई सीख देती हैं। वैसे तो आजकल की लड़कियां हर चीज में ट्रेंड होती हैं, उन्हें बिल्कुल सिखाना या बताने की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी रिवाज है तो इसे पूरा करना होगा, है ना? हाँ भाभी बिल्कुल, प्राची ने मुस्कुरा कर कहा। तो स्मिता उसे देखकर बोली, अरे खड़ी क्यों हो, बैठो ना बेड पर। बेड पर बैठते ही स्मिता बोली, देखो प्राची, जिम्मेदारियां और कामकाज, वैसे तो कामकाज के लिए हमारे घर में नौकर चाकर है, जिससे काम की कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती है, बस खाना बनाना होता है।
जो मैं और मम्मी मिलकर बनाते हैं, और अब तुम आ जाओगी तो मम्मी आराम करेंगी और मैं और तुम मिलकर खाना बनाएंगे। इसके बाद जिम्मेदारी की बात आती है तो मैं तुम्हें अभी भी अपनी बहन मानती हूँ और तुझे अपनी बहन मानूंगी हमेशा। कभी भी मेरे बिहेवियर में तुम्हें लेकर कोई बदलाव नहीं आएगा। जितनी जिम्मेदारी मेरी मम्मी के साथ बनती है उतनी ही तुम्हारी भी मम्मी के प्रति बनती है। जी भाभी, प्राची ने जवाब दिया। इसके बाद कर्तव्य की बात आती है तो जो मेरे हैं वही तुम्हारे हैं और वही हम सबके हैं। बस इतना ध्यान रहे कि कभी भी मम्मी से कोई ऊंची आवाज में बात मत कहना या कभी भी उनसे चिल्लाना नहीं। नहीं भाभी, आप कैसी बात कर रही हो? मेरे लिए जैसे मेरी मम्मी वैसे ही युग की मम्मी, मैंने दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया। जानती हूँ कि तुमने उन दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया और ना करोगी, बस मेरे कहने का फर्ज था, इसीलिए मैं कह रही थी। अब इसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात आती है तो प्राची, शादी के बाद हर एक लड़की के हजारों अरमान होते हैं, हजारों ख्वाहिशें होती हैं कि वो कैसे अपने पति के साथ अपने दाम्पत्य जीवन की नई शुरुआत करेगी। शादी के बाद पत्नी के कर्तव्य पूरी तरह बदल जाते हैं। जहां वो अब तक अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों के लिए जीती आ रही है तो वहीं अपने पति और सास ससुर के लिए भी उसे जीना होता है। और हाँ प्राची, दाम्पत्य जीवन की डोर बहुत कमजोर होती है। इससे अगर तुमने जरा भी ढील दी तो रिश्तों में गांठ पड़ जाएगी और एक बार रिश्ते में गांठ पड़ गई तो शायद वो रिश्ता कभी संभल पाए या नहीं। इतना कहने के बाद आगे क्या कहेंगी भाभी? क्या होगा आगे? क्या समझेगी प्राची? सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।